हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ व्यूवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आज जो है हम इसका 3rd वीडियो अपलोड करेंगे और आज के लेक्चर में हम इस वीडियो को जो है इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज जो है वो हम देखेंगे द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील। क्या है टीपू सुल्तान की तलवार की कहानी और वुड स्टील क्या है वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो शुरुआत जो है वो इंडियन स्टील एंड आयरन मेटलर्जी के से शुरू होती है, जो कि टीपू सुल्तान की फेमस स्टोरी के बारे में बताएगी, जिन्होंने रूल किया था मैसूर के अंदर 1799 तक। मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, धरती के अंदर से जो है वो मेटल्स निकाले जाते हैं। ठीक है, अब जो धरती के अंदर से जो मेटल्स हमें मिलते हैं, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो मेटल्स प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। हम उनको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस लाने होती है। तो उसी प्रोसेस को मेटलर्जी के नाम से जाना जाता है। अब क्या बोला गया है, जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने 4 लड़ाइयाँ जो थी वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ी, और जब वो मरे, ठीक है, उनकी हाथ में उनकी जो तलवार थी वो उनके हाथ में थी। टीपूज लेजेंडरी स्वॉर्ड्स आर नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शन इन म्यूजियम्स इन इंग्लैंड। जो टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड्स थी, तलवारें थी, उनकी एक बहुत ही मतलब वैल्यूएबल कलेक्शन जो है उनकी, ठीक है, कीमती कलेक्शन जो है वो इंग्लैंड के म्यूजियम में आज भी जो है वो धरी हुई है। बट डू यू नो व्हाई द स्वॉर्ड वाज स्पेशल? क्या आप जानते हैं कि इनकी जो तलवार थी वो इतनी स्पेशल क्यों है, इतनी खास क्यों है? जो स्वॉर्ड है इनक्रेडिबली हार्ड, उसके शार्प एजिस हैं जो कि ईजिली रिप थ्रो द ओपोनेंट्स आर्मोर। आर्मोर का मतलब हो गया जो ओपोनेंट ने वो अपना सा कुछ पहना होता है ना ऐसे प्रोटेक्शन के लिए कि उनको लगे ना, वो उस आर्मोर के अंदर से भी निकल जाती थी और वो दुश्मन को क्या करती थी, मार गिराती थी उनकी तलवार। इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये जो क्वालिटी थी स्वॉर्ड की, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील से बनी हुई थी, जिसको वुड्स बोला जाता था। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा ना वुड स्टील, तो वुड्स जो था वो एक हाई कार्बन स्टील था, जो कि मतलब एक स्पेशल टाइप का हाई कार्बन स्टील था, जिससे टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड बनी हुई थी। ठीक है, और इस वुड्स को जो है वो साउथ इंडिया के सभी पार्ट्स में क्या किया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था। वुड स्टील जो है वो तब बनाया जाता है, स्वॉर्ड्स को जब स्वॉर्ड्स बनाई जाती थी वुड स्टील का यूज़ किया जाता था, ताकि उसके शार्प एजेस जो हैं वो बनाए जा सके विद द फ्लोइंग वाटर पैटर्न। फ्लोइंग वाटर पैटर्न जो है उसमें शो किया हुआ है। दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन। ये जो वाटर पैटर्न था ना, ये बहुत छोटे छोटे कार्बन क्रिस्टल से बना हुआ था, जो कि आयरन की फॉर्म में था। ठीक है, आयरन के छोटे छोटे कार्बन क्रिस्टल्स, आयरन के अंदर छोटे छोटे कार्बन क्रिस्टल्स जो थे वो डाले हुए थे, जो कि फ्लोइंग वाटर पैटर्न को क्या करते थे, शो करते थे। अब फ्रांसिस बुचनैन जो थे उन्होंने टूर किया मैसूर के अंदर 1800 में। ठीक है, यानी कि टीपू सुल्तान की डेथ के बाद 1 साल के बाद उन्होंने टूर किया मैसूर के अंदर। ही हैज़ लेफ्ट एस एन अकाउंट ऑफ द टेक्निक बाय विच वुड स्टील वाज प्रोड्यूस्ड इन मैनी हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस इन मैसूर। फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टियाँ जहाँ, ठीक है, आयरन को स्मेल्ट किया जाता था। तो स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल को जो है वो सॉइल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको हीट किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर में, और उसको जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स दी जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या था, फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टी। अब जो ये फ्रांसिस बुचनैन थे, इन्होंने मैसूर के अंदर टूर किया जब टीपू सुल्तान की डेथ के 1 साल के बाद, और उन्होंने देखा कि वुड स्टील का यूज़ जो है वो किस तरह से किया जाता है स्मेल्टिंग फर्नेसेस के अंदर मैसूर में। इन फर्नेसेस में आयरन को मिक्स किया जाता था चारकोल के साथ। चारकोल क्या होता है, लकड़ी का कोयला। ठीक है, लकड़ी को जलाने के बाद जो मिलता है ना कोयला, उसको बोलते हैं चारकोल। तो आयरन को मिक्स किया जाता है चारकोल के साथ, और देन उसके बाद उस मिक्स्ड आयरन को, जो चारकोल के साथ मिक्स होता है, उसको एक स्मॉल क्ले पॉट्स में क्या किया जाता था, यानी कि मिट्टी के घड़ों में क्या कर दिया जाता था, डाल दिया जाता था। Through an intricate control of temperatures, the smelters produced steel ingots that were used for sword making not just in India but in West and Central Asia too. उसके बाद जो एक अलग सा, एक अजीबोगरीब सा डिज़ाइन, डिफरेंट सा डिज़ाइन जो देखने को मिलता था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के बाद वो अजीबोगरीब डिज़ाइन जो उनको देखने को मिलता था, जो स्मेल्टर्स प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, उससे तलवार बनाई जाती थी। तो वो तलवार जो थी वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बनाई जाती थी, इवन दोज वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी बनाई जाती थी। वुड्स इज एन एंग्लिसाइज्ड यानी कि जो अमेरिकन के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा एक जो था वुड्स को क्या बोला जाता था, एक कन्नड़ा वर्ड था ऊकू। ऊकू के नाम से वुड्स को जाना जाता था। तेलुगु में हुक्कू होता था, और तमिल एंड मलयालम में उसको उरुकू के नाम से जाना जाता था। इन सब का मतलब जो था वो स्टील ही था। ठीक है, जो अंग्रेज लोग थे वो इनको अलग अलग नाम से जानते थे।
अब इंडियन वुड स्टील जो था फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट, वो उन्होंने यूरोपियन साइंटिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित किया। किसने? वुड स्टील ने। माइकल फैराडे जो था वो लेजेंडरी साइंटिस्ट था, उन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। इन्होंने 4 साल लगाए इंडियन वुड्स की प्रॉपर्टीज़ को पूरा पढ़ने में, यानी कि इंडियन वुड्स को पूरा पूरा का पूरा जानने के लिए इन्होंने लगभग 4 साल लगाए, ठीक है। और इन्होंने उसी इंडियन वुड्स के साथ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्या किया? डिस्कवर किया। यानी कि 1818 से 1822 तक इन्होंने क्या किया? इन इंडियन वुड्स को पढ़ने के लिए क्या किया? अपने 4 साल लगाए। हाउएवर जो वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस था वो साउथ इंडिया में इतना ज़्यादा फैला हुआ था, लेकिन 19 सेंचुरी के मिड में, यानी कि 1850 के मिड में क्या हुआ? 1850 में क्या हुआ? जो ये वुड स्टील का जो ये चर्चा चल रहा था ना, ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया। कैन यू गेस वाई दिस वाज सो? क्या आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? जो स्वॉर्ड्स और आर्मर मेकिंग इंडस्ट्रीज थी डाइड विद द कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश एंड इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड डिस्प्लेस द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस बाय क्राफ्ट पीपल इन इंडिया। के बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स का और इंडिया का बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, उसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। स्वॉर्ड्स और आर्मर जो मेकिंग इंडस्ट्रीज जो थी वो मर रही थी, जो कंक्वेस्ट हो रहा था इंडिया और ब्रिटिश का, और जो इम्पोर्ट हो रहा था आयरन एंड स्टील का इंग्लैंड से, ठीक है। इंग्लैंड में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हो चुकी थी, वहाँ से आयरन और स्टील की इंडस्ट्री से आर्मर्स हो गए, स्वॉर्ड्स हो गए, ये बन के आती थी, जिसने क्या किया? इंडिया के क्राफ्ट्स पीपल के प्रोडक्शन को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट था अबेंडन्ड फर्नेसेस इन विलेजेस। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। अब जो भट्टियाँ वगैरह गाँव में ऐसे ही छोड़ दी, उनका क्या हुआ? जो वुड स्टील की प्रोडक्शन होती थी वो उसमें क्या होता था? आयरन को रिफाइन किया जाता था, उसको रिफाइन करने की एक टेक्निक होती थी। आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। जो आयरन को स्मेल्ट किया जाता था इंडिया के अंदर, वो 19 सेंचुरी के एंड तक जो था वो मतलब बहुत कॉमन था। बिहार, सेंट्रल इंडिया हो गया, पर्टिकुलरली हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्मेल्टर जो था वो क्या करता था? आयरन ओर को डिपॉजिट, मतलब उसका डिपॉजिट निकालता था, और उससे क्या करता था? डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग करता था आयरन की, और इम्प्लीमेंट्स बनाता था, यानी कि और टूल्स वगैरह बना दिए, और उनको क्या करता था? डेली यूज़ के लिए यूज़ करता था। जो फर्नेसेस थी, ठीक है, जो भट्टियाँ वगैरह थी, वो क्ले और सन ड्राइड ब्रिक्स को से बनी होती थी, ठीक है। सन ड्राइड ब्रिक्स यानी कि धूप में सुखाई हुई जो आपकी ईंट वगैरह होगी, ठीक है, क्ले से बनी होती थी और सन ड्राइड ब्रिक्स होती थी। जो स्मेल्टिंग थी वो आदमी भी करते थे, औरतें भी करती थी, ठीक है। वर्क द बेलोज, यानी कि जो स्मेल्टिंग का काम था वो आदमियों के द्वारा किया जाता था, यानी कि आयरन को पिघलाने का जो काम होता था वो कौन करते थे? वो आदमी करते थे। और जो वुमेन्स थी वो बेलोज करती थी। बेलोज का यहाँ मतलब बताया हुआ है अ डिवाइस आर इक्विपमेंट दैट कैन पंप एयर, यानी कि एक ऐसी डिवाइस होती थी या इक्विपमेंट होता था, ठीक है, जिससे जो है वो हवा दी जाती है। तो आदमियों का क्या काम था? स्मेल्टिंग करना, ठीक है, आयरन को पिघलाना। और वुमेन जो थी वो क्या करती थी? फूंकती थी, ठीक है, जैसे भट्टी वगैरह जलाई हो और उसमें क्या होना? हवा वगैरह देना, ठीक है। पंपिंग एयर दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग। और ये क्या करती थी? जब वो बेलोज करती थी, यानी कि पंप देती थी, फूंकनी बोला जाता था उसको, ठीक है, लिटरली फूंकनी के नाम से जाना जाता था। जब वो उसको फूंक देती थी, उससे क्या होता था? जो चारकोल होता था, लकड़ी जो होती थी, वो क्या करती थी? जलती रहती थी। तो ये बताया है इसमें। आगे क्या बताया है कि जो लेट 19th सेंचुरी था, हाउ द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वॉज इन डिक्लाइन। 19th सेंचुरी के यानी कि 1890 का जो टाइम पीरियड था, 1890 का जो टाइम पीरियड था, इस समय पे जो क्राफ्ट था, यानी कि जो कला थी किसकी? आयरन को स्मेल्ट करने की, आयरन को पिघलाने की, वो कम होती गई। बहुत सारे विलेजेस में फर्नेसेस जो थे उनका मतलब उनको यूज़ नहीं किया गया, और जो अमाउंट था आयरन का वो कम होने लगा, ठीक है। ये किस वजह से हुआ? ये ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ। पहला रीज़न जो इन्होंने बताया वो ये था कि नए फॉरेस्ट लॉज जो थे वो बनाए गए थे, जैसे कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था, जिसमें जो आदिवासी होते थे, जो ट्राइब्स होती थी, उनको जंगलों में नहीं जाने दिया जाता था, लोकल पीपल्स को जंगलों में नहीं जाने दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था? वो वहाँ से लकड़ी वगैरह नहीं इकट्ठी कर सकते थे, ठीक है। जब लकड़ी ही नहीं होगी तो भट्टियाँ कैसे जलेंगी, और जब भट्टियाँ ही नहीं चलेंगी तो आयरन कैसे स्मेल्ट होगा? इसलिए ये जो आयरन स्मेल्टिंग का सिस्टम जो चल रहा था ये ख़त्म होने लगा। तो पहला कारण इन्होंने क्या बताया कि जो नए फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे, जैसे कि आपने चैप्टर 4 में पढ़े, इसमें क्या था? कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने लोगों को रोक रखा था कि वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जब वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे ही नहीं तो आयरन स्मेल्टर्स को वुड नहीं मिलेगी चारकोल के लिए, और जब उनको वुड ही नहीं मिलेगी तो फिर वहाँ वो कहाँ से वो आयरन ओर जो है वो क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जंगलों से ही वो जाके खोदते थे और वहाँ ज़मीन के अंदर से आयरन ओर निकालते थे। डिफाइंग फॉरेस्ट लॉ, जो लोग मतलब फॉरेस्ट लॉज को नहीं मानते थे, वो मतलब फोर्सफुली फॉरेस्ट के अंदर मतलब चोरी छुपे जो है वो फॉरेस्ट के अंदर घुस जाते थे, और फिर वहाँ से लकड़ी वगैरह जो थे वो कलेक्ट करते थे। लेकिन जितनी वो लकड़ी कलेक्ट, चोरी छुपे जितनी लकड़ी वो कलेक्ट कर पाते थे, उनसे उनका काम जो था वो नहीं चलता था, ठीक है।
बहुत सारों ने अपना काम छोड़ दिया और वो दूसरे रोजगार मतलब दूसरा काम जो था उन्होंने ढूंढ लिया। बहुत सारे एरियाज में गवर्नमेंट जो थी उन्होंने क्या किया, कुछ एरियाज के अंदर गवर्नमेंट जो थी उन्होंने मतलब परमिशन दे दी कि लोगों को, लोकल पीपल्स को, कि भाई आप जा सकते हो और फॉरेस्ट में जाके लकड़ी वगैरह इकट्ठी कर सकते हो। लेकिन जो आयरन स्मेल्टर्स थे ना, उनको क्या करना पड़ता था, हाई टैक्स जो था वो देना पड़ता था किसको, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, अपनी भट्टियाँ वगैरह यूज़ करने के लिए। और इसकी वजह से उनकी इनकम जो थी वो कम होने लगी और उन्होंने भी जंगलों में जाना छोड़ दिया। तो 19 सेंचुरी के एंड में, यानी कि लेट 19 सेंचुरी के 1895 या 1890 का जो टाइम पीरियड था, इस समय पे आयरन और स्टील जो था वो इंपोर्ट करने लगा। इंडिया जो था वो आयरन और स्टील को इंपोर्ट करने लगा ब्रिटेन से। आयरन स्मिथ जो थे इंडिया के अंदर, वो भी क्या करने लगे, जो इंपोर्टेड आयरन था उन्हीं से यूटेंसिल्स और इम्प्लीमेंट जो थे वो बनाने लगे। इस वजह से जो डिमांड थी आयरन की, जो कि लोकल स्मेल्टर्स जो थे वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे थे, वो कम होने लगी। क्योंकि बहुत सारे आयरन स्मेल्टर्स जो थे उनको लगने लगा कि भाई अगर हम जंगलों में जाके लकड़ी वगैरह लेंगे और हाई टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, तो इससे हमारा जो है वो नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो आयरन ब्रिटेन से, इंग्लैंड से आता था, वो उसी आयरन से क्या करने लगे, यूटेंसिल्स बनाने लगे, इम्प्लीमेंट्स बनाने लगे, टूल्स वगैरह बनाने लगे। देन जो अर्ली 20 सेंचुरी में, यानी कि 1901 1902 का जो टाइम पीरियड था, इसमें आर्टिसंस जो थे वो आयरन और स्टील को, यानी कि जो इंडिया के अंदर आर्टिसंस थे उनको एक कंपटीशन मिल चुका था आयरन और स्टील की प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। अब भट्टियाँ वगैरह बंद होगी तो आयरन और स्टील फैक्ट्रीज जो थी वो इंडिया के अंदर सेटअप होने लगी। इससे पहले एक और चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बताया है, एक गांव बताया है सेंट्रल इंडिया के, जहाँ पे अगारीज जो थे, अगारीज एक कम्युनिटी थी जो कि आयरन को स्मेल्ट करती थी, वो यहाँ पे रह रही है, ये गांव बताया हुआ है। कुछ कम्युनिटीज़ जो थी जैसे अगारीज हो गए, इनका मतलब इनके अंदर बहुत कला थी आयरन को स्मेल्ट करने की और उससे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाने की। लेट 19 सेंचुरी में बहुत सारा फेमाइन जो था, भुखमरी जो थी वो फैलने लगी इंडिया के कुछ ड्राई पार्ट्स के अंदर। सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे अगारीज जो थे उन्होंने क्या करने लगा, उन्होंने आयरन स्मेल्टिंग का काम छोड़ दिया और वो क्या करने लगे, माइग्रेट करने लगे, मतलब शहरों की तरफ जाने लगे और अलग अलग तरह का काम जो था वो ढूंढने लगे, ताकि वो अपना सर्वाइवल जो है वो क्या कर सके, मतलब कर सकें। अ लार्ज नंबर ऑफ देम नेवर वर्कड फॉर देयर फाइनेंसेस अगेन, और बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने भट्टी वाला काम जो था वो छोड़ दिया था। अब आगे क्या बताया है, जो ईयर था ना 1904 का। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। इंडिया के अंदर जब आयरन और स्टील की फैक्ट्रीज आने लगी, जो ईयर था कौन सा, 1904 का। ठीक है, इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल का बहुत गर्म मंथ था। चार्ल्स वेल्ट जो थे एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, और दोराबजी टाटा, जियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो अर्थ के अंदर से जो भी सामान वगैरह निकलता है या जो चीज़ें निकलती हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, दोराबजी टाटा जो थे ये एल्डेस्ट सन थे किसके, जमशेदजी टाटा के। वो ट्रैवल किया उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर, किसकी तलाश में, आयरन और डिपॉजिट्स की तलाश में। उन्होंने बहुत सारे महीने जो थे वहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर लगाए, ताकि उनको कोई अच्छी जगह मिल सके जहाँ से वो आयरन और को एक्सट्रैक्ट कर सके और अपनी वहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो सेटअप कर सके। जमेत्सी टाटा जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर बिल्ड करने में लगाएंगे, लेकिन उनको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहाँ से वो फाइन क्वालिटी ऑफ आयरन और जो है वो क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। एक दिन जब वो ट्रैवल कर रहे थे, कुछ घंटे उन्होंने ट्रैवल किया फॉरेस्ट के अंदर, किसने, वेल्ड ने और दोराबजी ने। ठीक है, और वो ट्रैवल करते करते एक छोटे से गाँव में आ गए। वहाँ पर उन्होंने देखा एक ग्रुप था आदमी और औरतों का, जिन्होंने बास्केट पकड़ी हुई है, और वो बास्केट जो थी वो आयरन और से भरी हुई थी। देन उसके बाद उन्होंने उन लोगों को पूछा, ठीक है, वो लोग कौन थे, वो लोग थे अगारीज। ठीक है, जो मैन और वुमेन्स का ग्रुप था ना जिन्होंने बास्केट्स पकड़ी हुई थी आयरन ओर के लिए, वो कौन थे, वो थे अगारीज। जब उनको पूछा गया, व्हेन आस्क्ड वेयर दे हैड फाउंड द आयरन ओर, जब वेल्ड और दोराबजी ने उनको पूछा कि भाई आपने ये आयरन ओर जो है वो कहाँ से लाया है, देन अगारीज ने उनको पॉइंट किया कि ये कुछ पास में कुछ दूरी पर क्या एक हिल है, वहाँ से हमने ये आयरन ओर जो है वो लाया है। वेल्ड और दोराबजी जो थे उस हिल पे पहुंचे। ठीक है, उन्होंने, और जब वो वहाँ पे पहुंचे उन्होंने देखा ये बहुत ही घना जंगल है। देन उन्होंने उस हिल को एक्सप्लोर किया। जियोलॉजिस्ट जो थे, ये दोराबजी और वेल्ड जो थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है ये जगह यहाँ पे हमें, मतलब ये लास्ट जगह है जहाँ पे हमने क्या करा है, आयरन ओर को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। और वो हिल्स कौन सी थी, वो थी राजहरा हिल्स। ठीक है, ये राजहरा हिल्स जो थी ये वर्ल्ड की फाइनेस्ट, मतलब बहुत ही अच्छी जगह थी जहाँ से फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ ओर जो था वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था या मिलता था। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम थी, रीजन जो था वो बहुत ही सूखा था और वहाँ पे पानी जो था वो नहीं था, और पानी जो है वो एक फैक्ट्री को रन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो वहाँ पे कहीं भी नहीं था। सिर्फ जो टाटास थे उन्होंने क्या किया, अपनी तलाश जो थी वो जारी रखी, और उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश की जहाँ पे उनको जो है वाटर मिल सके, और वहाँ पर वो अपनी फैक्ट्री क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। हाउएवर जो अगारीज जो थे उन्होंने उनकी हेल्प की, किसकी, टाटा की और वेल्ड की।
इन द डिस्कवरी ऑफ अ सोर्स ऑफ आयरन और दैट वुड लेटर सप्लाई द बहेली स्टील प्लांट। अगारिस ने उनकी हेल्प की और बाद में उन्होंने बहेलाई स्टील प्लांट जो था उसको क्या किया, सेटअप किया। ठीक है, कुछ सालों बाद एक लार्ज एरिया था फॉरेस्ट का, उनको उसको साफ किया गया और वहाँ पे सुवर्ण रेखा जो एक रिवर जो फ्लो करती है, ठीक है, उसके पास में उन्होंने फैक्ट्री जो थी वो सेटअप कर दी और वहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो था उसको भी सेटल कर दिया, जिसको आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पानी भी उनको अवेलेबल हो गया और आयरन और भी वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करने लगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता है, वो मतलब उसको एस्टैब्लिश किया गया, बिल्ड किया गया। और वो कब बिल्ड की गई, 1912 में। ठीक है, देन उसके बाद टिस्को जो था, टिस्को जब भी नाम आएगा दैट मीन्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को जो था वो एक अपॉर्चुन टाइम था, एक मतलब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी थी। आल थ्रू जो लेट 19th सेंचुरी था, इंडिया जो था वो इम्पोर्ट कर रहा था स्टील को, दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के अंदर जो स्टील बन रहा था वहाँ से इंडिया जो था वो उसको इम्पोर्ट कर रहा था। देखिए, एक वर्ड होता है एक्सपोर्ट और एक वर्ड होता है इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आप अपनी देश में से कोई सामान बाहर भेज रहे हो। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब होता है जब आप बाहर के देश से अपने कंट्री में सामान मंगवा रहे हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है इसमें। तो इंडिया जो था वो इंपोर्ट कर रहा था स्टील को ब्रिटेन से, ब्रिटेन के अंदर जो मैन्युफैक्चर होता था स्टील उसको क्या कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था। जो रेलवेज़ का एक्सपेंशन हो रहा था इंडिया के अंदर, उसने क्या किया, बहुत ही लार्ज मार्केट जो थी वो प्रोवाइड की ब्रिटिशर्स के लिए, यानी कि ब्रिटेन जो था वो पहले बाहर से इंग्लैंड से जो था वो क्या कर रहा था, स्टील और आयरन जो था वो लाता था, लेकिन अब उसको इंडिया के अंदर ही ये सब चीज़ें जो थी वो मिलने लगी। बहुत सालों तक ब्रिटिश जो थे वो ब्रिटिश एक्सपर्ट्स इन द इंडियन रेलवेज, वो मतलब उनको ये लगता था, ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि इंडिया के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी का स्टील जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। कई सालों तक तो उन्होंने इस चीज़ को मानने से भी मना कर दिया, लेकिन जब टिस्को सेटअप हुई तो जो सिचुएशन थी वो चेंज होने लगी। 1914 में क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था जब हुआ, तो जो ब्रिटेन के अंदर स्टील जो प्रोड्यूस किया जा रहा था, अब वहाँ पे स्टील प्रोड्यूस ना कर कर वार का सामान जो था वो डिमांड में आने लगा और उसको प्रोड्यूस किया जाने लगा। ठीक है, अब ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर वॉर का सामान जो था, ठीक है, युद्ध से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी, जैसे वो हो गया, कपड़ा हो गया, गन्स वगैरह होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें जो थी ये क्या की जाने लगी, प्रोड्यूस की जाने लगी। सो जो इम्पोर्ट था ब्रिटिशर्स का, जो मतलब ब्रिटिशर्स स्टील को इम्पोर्ट कर रहे थे इंडिया के अंदर, वो कम होने लगा और इंडियन रेलवेज जो था वो टिस्को की तरफ चले गए। अब वो टिस्को टाटा स्टील इंडस्ट्रीज की तरफ चले गए और वहाँ से वो क्या करने लगे, आयरन और स्टील को खरीदने लगे। जैसे जैसे ये वॉर जो था वो बढ़ता गया, लगभग 4 सालों तक ये वॉर रहा, तो टिस्को जो था उसने अपनी एक जगह बना ली और मतलब वो क्या करने लगा, हर एक जगह पे अपने क्या करने लगे, पहिए उसने मतलब अपनी नींव रखने लगा और हर एक जगह पे वो क्या करने लगा, सामान बेचने लगा। 1919 में कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो भी मतलब 90% जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो 90% स्टील मैन्युफैक्चर जो था वो टिस्को से लेने लगा। ठीक है, ये जो वॉर आ गया ना बीच में, इससे ब्रिटेन का जो व्यापार चल रहा था वो ठप हो गया और इंडिया का जो व्यापार था वो बढ़ने लगा। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी 90% जो स्टील था वो टिस्को की कंपनी से खरीदने लगी। देखते ही देखते टिस्को जो था वो एक बहुत बड़ी स्टील इंडस्ट्री बन गई ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही। अब इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील, अगर हम आयरन एंड स्टील की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन अकर्ड ओनली व्हेन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन एंड द मार्केट फॉर इंडियन। बात क्या की जा रही है, इंडस्ट्रियल गुड इंक्रीज्ड। अगर हम आयरन स्टील की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इससे पहले क्या करती थी, प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन जैसे ही आयरन स्टील का काम जैसे बढ़ने लगा तो ब्रिटिशर जो थे उनका जो इंपोर्ट हो रहा था इंडिया के अंदर वो डिक्लाइन होने लगा और जो मार्केट थी इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स की वो बढ़ने लगी। यानी कि अब कॉटन टेक्सटाइल जो था, कॉटन का जो कपड़ा था उसकी जो बोलते हैं डिमांड जो थी वो कम होने लगी और अब डिमांड जो थी आयरन स्टील की बढ़ने लगी। देन उसके बाद अब क्या हुआ आगे, दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर, और ये सब चीज़ें जो थी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले हुई और उसके बाद में हुई। नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थी जैसे चल रही थी इंडिया के अंदर, स्वदेशी सामान जो है वो लाना चाहिए, बायकॉट करो फॉरेन गुड्स को, फॉरेन कपड़ों को। ठीक है, तो इस वजह से ये जो नेशनल मूवमेंट जो चल रही थी इसने भी इंडस्ट्रियल क्लास को और इंडस्ट्रियल चीज़ों को क्या किया, स्ट्रॉन्गर बना दिया। ठीक है, जो इंडिया के अंदर डेवलप हो रही थी और जो डिमांड थी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन की वो भी बढ़ने लगी। ठीक है, गवर्नमेंट से भी ये डिमांड की गई कि भाई आप क्या करो, उस समय पे कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो उससे डिमांड की गई कि बाहर से जो सामान आ रहा है उसके ऊपर आप हाई ड्यूटीज़ लगाओ, हाई टैक्सीज लगाओ, ताकि वो लोग यहाँ पे सामान ना बेच सके। सो बहुत सारे टाइम तक जो स्ट्रगल था ये चल रहा था इंडिया के ऊपर और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनको मानना ही पड़ा कुछ ना कुछ डिमांड्स को, और कुछ सालों तक जो था वो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो फिर भी इंडिया के ऊपर रूल कर रही थी। अगर इंडिया कॉलोनियल गवर्नमेंट उनकी इन डिमांड्स को, इंडिया के लोगों की डिमांड्स को नहीं मानती तो लोग फिर प्रोटेस्ट करते और वो वहाँ से उनको पहले ही देश
देश छोड़ के जाना पड़ता। इसलिए उन्होंने इनकी डिमांड्स को माना और जो इम्पोर्ट हो रहा था बाहर से, जो सामान आ रहा था इंडिया के ऊपर, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो ये था आपका आज का टॉपिक। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है बच्चे, आप ये देखेंगे, ठीक है। आपको इनको मतलब जो शॉर्ट आंसर टाइप हैं या फिलिप्स हैं, ये आप खुद करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।